नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है इंडिया ओवरटेक्स यूके, इंडिया बिकम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया ने यूके को पीछे छोड़ दिया है इकोनॉमी के मामले में। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, आइए देखते हैं। यानी आपका एजुकेशन सिस्टम के साथ भी ताल्लुक़ है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अगर इकॉनमी की बात की जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन नीचे आती जा रही है। इंडिया की बात की जाए जो कि हमारे साथ ही मतलब उन्होंने तरक्की का सफ़र स्टार्ट किया था, आज वो दुनिया के पहले 5 ताकतवर इकॉनमी में उनका शुमार है। सर, वजह क्या समझते हैं उनकी इकॉनमी बेहतर होने की और हमारी इकॉनमी नीचे जाने की? मेरी नज़र में तमाम ख़राबियों की जड़ सूदी निज़ाम मईशत है और दूसरे नंबर पे करप्शन है। जब पाकिस्तान बना तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताह के मौका पर बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान का निज़ाम मईशत इस्लामी होगा और उन्होंने कहा था कि सूदी निज़ाम मईशत को हम फिलफौर ख़त्म करेंगे। और पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 38 में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा पाकिस्तान से सूदी निज़ाम मईशत को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए, अगर देखा जाए तो हमारा निज़ाम तो टोटली इस टाइम 40 सूद पे रहा है। मतलब हम IMF से या दूसरे कंट्री से जिनसे भी अगर हम कर्जा लेते हैं तो वो हम शराइत पर लेते हैं और जो शराइत आ जाती हैं तो वो सूद में आ जाता है। तो हमारा तो फिर ये इस्लामिक निज़ाम ना हुआ। बिल्कुल, हमारा आइन तो इस्लामी है लेकिन आइन पे निज़ाम इस्लामी, आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। इंडिया की बात की जाए वो कैसे, उनका कोई आपको लगता है पॉलिसीज़ बेहतर हैं या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से उनकी इकॉनमी अभी कुछ ही साल पहले की बात की जाए, 5-10 साल पहले की बात की जाए, वो टॉप 10 में भी नहीं थी आती दुनिया में, आज की अभी खबर है टॉप 5 में आ रही है। आपने इंडिया की बात की है तो पाकिस्तान के मामले में उनकी पॉलिसीज़ बेहतर हैं। वो एक बड़ी जो है वो मंडी है और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इंडिया पर हैं। करप्शन का लेवल उनका बहुत कम है। ठीक है, अब आप अच्छी बात कर रहे हैं और इधर मैं इसलिए उनकी बात को कट किया कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से बहुत इन्हें प्यार है, लेकिन एजुकेटेड हैं इसलिए वो बात को तस्लीम करते हैं, बजाय सिर्फ इस हसद में या इस गुस्से में या इस नफ़रत में रहकर कोई जो हकीकत है उसे ना तस्लीम करें और ये कहें कि जी इंडिया बिल्कुल ये है वो है या ये यहूदी साजिश है। इस तरीके से नहीं, उन्होंने जो बात है रियलिटी है उसको एक्सेप्ट किया। जी, मैं ये कहूँगा कि आलमी इस्तेमार अब जंग को मैदान जंग की बजाय वो मुआशी मैदान में लेके आ गया है। अब ये जंगें आलमी गलबे की मुआशी मैदान में लड़ी जा रही हैं। तो अब जो इस्तेमार है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, मुख्तलिफ एशियाई तरक्याती बैंक है, वो गरीब ममालिक को कर्ज़े देते हैं और सूद दर सूद उनके गले में एक फंदा डाल लेते हैं। अब हमारे जो मुंह में लुकमा जाता है इसकी कीमत भी IMF मुतय्यन करता है। हमारे गरीब के मोटरसाइकिल में जो तेल जाता है, हम जो पानी पीते हैं, हर चीज़ की कीमत IMF मुतय्यन करता है। और हमारे वज़ीर आज़म ये वाज़े तौर से कह चुके हैं कि हमें सांस लेने से भी पहले IMF से परमिशन चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए। ये बड़ी सोचने वाली बात है और पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पे यूथ है, उन्हें इन चीज़ों से दूर रखा जा रहा है ताकि जब उन्हें असल मसाइल का पता चलेगा तो इनकलाब आएगा और इनकलाब से शायद बचने के लिए जैसे भी जो भी है, लेकिन इन इशूज़ पर बहुत कम लोग बात करते हैं। मुझे ये बताएं, इंडिया की आगे बात स्टार्ट की थी क्योंकि आज टॉपिक भी यही है कि इंडिया की पॉलिसी कैसी है और क्यों वो दुनिया में तेज़ी से इकॉनमी वाइज ग्रो कर रहा है। वजह क्या समझते हैं? उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, उनमें अवेयरनेस आ चुकी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या कोई और रीज़न है? सारे मामलात अपनी जगह पर हैं लेकिन पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पूरे आलमी इस्तेमार की नज़रें पाकिस्तान पे लगी हुई हैं। वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ गया, मुआशी इस्तेहकाम आ गया और यहाँ रोज़गार के मौके आ गए और CPEC यहाँ पे कामयाब हो गया और हुकूमतों में इस्तेहकाम आ गया तो फिर पाकिस्तान ऊपर जाएगा। तो आलमी इस्तेमार ऐसे हालात पैदा करता है कि यहाँ ना तो सियासी इस्तेहकाम आता है, ना मुआशी इस्तेहकाम आता है और हर साल 2 साल के बाद यहाँ पर सैलाब आता है, कभी खुश्क साली आती है। ना तो वो ऐसे मनसूबे मुकम्मल होने देता है कि यहाँ हमारी तवानाई के मसाइल की तरफ जाएं और इस्तेहकाम की तरफ जाएं। इसके मुकाबले में इंडिया जो है आलमी इस्तेमार के लिए फेवरेट है। जी, आप खुद ही देख लें कि 2018 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा था। ठीक है जी,
पैसा आ रहा था, लोगों के पास कारोबार था, और पूरी ग्रोथ की बात की जाए वो भी आई थिंक 6% तक चली। पाकिस्तान ठीक था, मतलब हर बंदे के पास पैसा था। लेकिन अब जो सिचुएशन बन गई है ना वो, तो वो बिल्कुल बंदा जो है ना 2 वक्त की रोटी, और हर बंदे को 2 रोटी के चक्करों में डाल दिया हुक्मरानों ने। चक्रों में, और जो असल इश्यूज हैं उनसे बिल्कुल साइड पे कर दिया गया है। 2018 में जो वाकया हुआ है ना, चलती चलाई हुकूमत को किसी ने टांगे खींची हैं, वो आप खुद जानते हैं ये क्या हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान नीचे नीचे जा रहा है। मुझे ये बताएं, देखें हमें यूथ अपने को भी एक गलत तरफ जो है ना इन लोगों ने लगा दिया है। हमें अपने हमसायों से सीखना चाहिए, हमें अपने हरीफ से सीखना चाहिए। जो भी हमारे इर्द गिर्द तरक्की कर रहा है उससे देखना चाहिए कि वो कैसे डेवलप कर रहा है, हम भी वैसे डेवलप करें। इंडिया अगर तरक्की कर रहा है, कैसे तरक्की कर रहा है? मेरा आज का टॉपिक ये है कि वो इतनी ज़्यादा आबादी है, उनके लिए तो आबादी को मैनेज करना भी मुश्किल है। इंडिया में भी बहुत आपको पता है कि वहाँ भी जो है ना रोटी का ही मसला है। नहीं, रोटी का मसला नहीं है। आज अभी रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट, गुर्बत, इतनी गुर्बत है कि दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया जो उनसे एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी है उस पर बहुत हद तक कंट्रोल कर चुका है। 1 to 2% उधर एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी रह चुकी है। और सेकेंडली एक चीज़ जैसे मुफ्ती साहब ने बोला है ना कि वहाँ करप्शन इतनी नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ जो भी बंदा ऊपर जाता है वो करप्शन के लिए जाता है। जो बंदा इलेक्शन लड़ता है उसका मतलब ही यही होता है कि मैंने ऊपर जाके पैसा कमाना है। अब हमारा आम बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता, बहुत पैसे लगते हैं। पैसे लग यार ये क्या बात हो गई? शोएब भाई ने फैक्ट्स गिनवाने शुरू किए तो भाई साहब ने मुद्दा बदल दिया। ये बहुत बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान के लोगों में कि पाकिस्तान के लोगों ने एक झूठ बात तो कह दी कि भारत में गुर्बत बहुत है और ये है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। लेकिन जैसे ही सामने वाला बंदा जो उन्हीं के देश का है, उन्हीं के साथ रहता है, उसने जब फैक्ट्स दिए कि भाई इंटरनेशनल संस्थाएं तो ये कह रही हैं, तो उन्होंने बात ही गोल कर दी, हटा दी, बिल्कुल मुद्दे से हट गए। क्योंकि पता है कि बोलेंगे तो फिर उनको स्वीकारना पड़ेगा कि नहीं जी मेरी बात झूठी साबित हुई, तो उन्होंने मुद्दा ही पलट दिया कोर्ट। ये चालाकी देखी आपने? ये पाकिस्तान के लोग अक्सर करते हैं, अक्सर। और पैसे इसलिए लगाते हैं कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो ये पैसा हम पूरा करेंगे। वो फिर पहले 4 साल वो अपने बारे में सोचता है, 4 साल के बाद फिर हुकूमत ही खत्म हो जाती है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अजीमुल्लाह। अजीमुल्लाह, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। क्या करते हैं? मैं अभी मास्टर मैंने किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और अभी तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ज़बरदस्त, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अगर ठीक 8-10 साल पीछे जाया जाए तो इंडिया की इकॉनमी टॉप 10 में भी नहीं आती थी दुनिया के। आज इंडिया की इकॉनमी टॉप 5 पे आ चुकी है। क्या रीज़न समझते हैं? उन्होंने जो बहुत सी ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्हें पीछे छोड़ दिया, और अब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये है कि आने वाले कुछ सालों में वो टॉप 3 में भी जा सकती है। क्या वजह समझते हैं? एक तो अगर देखा जाए तो पहली बात तो ये है कि मतलब जो अपॉर्चुनिटी है वो इंडिया असल टाइम पे उसको इवेल करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करते हैं। अगर हम इसको कंपैरिजन में पाकिस्तान के साथ ले लें, हम बिल्कुल, पाकिस्तान की क्या वजह? हम तो नीचे जाते जा रहे हैं, बजाय स्टैंड एक स्टेबल भी नहीं हो पा रहे। वो तो वजह यही है ना कि हमें जब कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं तो हम उसको अवेल नहीं करते हैं। उसी तरह देखा जाए, हम अभी तक तकरीबन जब से पाकिस्तान बना हुआ है हम 22 टाइम्स, और अभी जो रिसेंटली जो प्रीवियस वीक में ये जो लॉन्च जो है वो अप्रूव्ड हुआ वहाँ से, ये मेरे ख्याल में 23rd टाइम्स हुआ है। लेकिन जब भी ये हमें जो कर्जा देते हैं, जो पैसे देते हैं, वो हम यहाँ लेके आए सही तरीके से उसको हम यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा कर्जा लेने में भी मैं समझता हूँ एक अगर अदारा बना है इंटरनेशनल तो वो इसी काम के लिए बना है। उसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। आप मुश्किल में हो, आप ले सकते हो, लोन ले सकते हो, कर्जा ले सकते हो, लेकिन उसे ठीक से यूटिलाइज़ करें। उसका मेन रीज़न तो यही है ना कि उसको मतलब किस तरह यूटिलाइज़ करना है। तो देखा जाए कि हमने मतलब फर्स्ट टाइम हमने जो 1958 में जो लोन लिया था, तो वहाँ से लेकर आज तक यानी 2022 तक हमने उसको कभी इस तरह नहीं किया कि हमने उसको आगे बढ़ा दिया या इसके ऊपर हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो है आगे बढ़ा दिया। नहीं, हम नीचे आ रहे हैं। तो इसका मेन वजह एक तो ये भी हो सकता है कि हमारे पॉलिसी मेकर जो है वो मतलब स्टेबल पॉलिसीज़ नहीं है। दूसरा है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आजकल तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। ये जो मतलब पॉलिटिशियंस के अंदर एक दूसरे को नीचे गिराते हैं। अगर देखा जाए अभी ये जो एक क्लैश हो रहा था तमाम सूबों के बीच में कि वो IMF से जो है वो प्रूव करे, कोई साइन नहीं कर रहा था, कोई वो नहीं कर रहा था, वो असल में एक दूसरे को गिराने के लिए मुल्क को नीचे गिरा रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन। सॉरी आपकी बात काटिए, पाकिस्तान का शायद मेन इशू यही है कि हम पाकिस्तान का बाद में सोचते हैं, पर्सनली अपना पहले सोचते हैं। आपने पॉलिसीज़ की बात की, इंडिया ने कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई हैं आपके ख्याल में कि यार इंडिया आगे से आगे जा रहा है, इकॉनमी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, एजुकेशन वाइज? कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं? अभी जब इंडिया की अगर बात किया जाए तो इसमें तो एक है कि उसके पास फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। वो
किसी मुल्क का वो इसी तरह पॉलिसीज़, उसका फॉरेन पॉलिसी अगर देखा जाए तो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मतलब इस freedom, बात की liberty। तारीफ तो हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उन्होंने भी प्रॉपर की है कि इंडिया के हाँ, अभी देखा जाए अमेरिका, अभी देखो ना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक राइट हैंड है अमेरिका की एशिया में। लेकिन अभी देखो पाकिस्तान, मतलब अमेरिका ने पाकिस्तान को कहाँ से 1947 से अभी तक उन लोगों ने उसको यूटिलाइज़ किया है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर उसने कुछ सैंक्शन लगाए कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन हम इंडिया को देखो, मतलब उसके साथ बहुत अच्छा टाई है अमेरिका के साथ, लेकिन वो जाके अभी भी जो रशिया के साथ वो डीलिंग कर रहे हैं। सैंक्शंस के बावजूद हाँ, तो असल में अभी उस यही तो वजह है ना कि मतलब उसके जो फॉरेन पॉलिसीज़ है वो भी मतलब फ्री है, कोई वो नहीं करता, कह रहा है कि मुझे सिर्फ उन लोगों से मतलब बिजनेस करना है जिसमें मेरा फ़ायदा हो, कि मतलब नेशनल इंटरेस्ट जो है ना उस पर फोकस कर रहा है। बिल्कुल, मुझे भी यही बात समझ आती है कि इंडिया की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक ये है कि जिसमें इंडिया की आवाम को फ़ायदा होगा उनके हुक्मरान वही फैसला करते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान चाहते या ना चाहते हुए कर्ज़ों के बोझ तले इतना दब चुके हैं कि हमें लोगों के ऑर्डर मानने पड़ते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के ऑर्डर मानने पड़ते हैं। आप इस हवाले से 1-2 मिनट में कुछ कहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि सारी उम्र हम अंधेरे में खुश हैं लेकिन इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं करेंगे। इट्स आयरॉनिकल, सही है। मतलब ये है, अगर इंडिया के साथ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करें तो इतनी स्टेबिलिटी आ जाएगी हमारी इकोनॉमी में, लेकिन हम वो नहीं। जो आपने सॉरी पहली बात किया वो मुझे एक दफ़ा दोबारा से बोलिएगा। मतलब ये है कि हम लोग इस चीज़ में खुश हैं कि अंधेरे में रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं करेंगे। एक ये चीज़ हमारे बचपन से हमारे माइंड में डाल दिया गया है, सही है ना। अब देखिए, एक करप्शन की एक दूसरी मिसाल मैं आपको दूँ। वाघा बॉर्डर पे बंदा जाता है, क्यों जाता है? सही है, नॉर्मल बंदा जाके वहाँ पे वो इतना मोरली और इस हवाले से जो है ना वो करप्ट हो के वो एक उसी के ख़िलाफ़ जो है ना वहाँ पे एक, इसके बजाय अगर हम एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट कर ले, बजाय ये कि पाव को कौन ज़्यादा ऊपर करेगा, इस पे पैसे इकोनॉमी की बढ़ रही, इस चीज़ के भी पीछे जो है ना ज़बरदस्त बात की है कि हमें सिखाया ये जा रहा है कि शायद इंडिया हमारा दुश्मन है, शायद इंडिया से हमें बहुत नुकसान होता है। जबकि देखा जाए, अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके दरमियान वर्ल्ड वार हो चुकी है और आज वो ऐसे आपस में तल्लुकात बनाए। दूसरा ये है कि मैं मतलब हम वहाँ पे जाते हैं तमाशा देखने, किस चीज़ के लिए, कि कौन ज़्यादा पाव ऊपर करेगा। ये तो हमारा हाल है, हम सब का ये हाल है। बहुत अफसोस की बात है, पर ये है कि इंडिया की पॉलिसीज़ के बारे में 1-2 लाइन बताएं कि आखिर क्या उनकी ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि वो बेहतर जा रहे हैं? क्या उनके माइंड में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को मतलब ये कि वो आगे निकल चुके हैं? दूसरा ये है कि हमारे अवाम को तो दोनों तरफ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है या पॉलिसी मेकर्स है वो इन चीज़ को जो है ना वो नेशन के बेस के लिए करते हैं। हमारे पे तो यहाँ पे एगोइस्टिक लीडर्स है हमारे, वो अपने ईगो के लिए लड़ रहे हैं। वो जो है ना स्टेट के लिए या नेशन के लिए नहीं लड़ते, वो एक अपने ईगो के लिए लड़ते हैं। दूसरी बात ये, हमारे लोग वो जो है ना उस चीज़ के एक इंस्पायर हो जाते हैं, एक लीडरशिप के नहीं, पर्सनालिटी बेस पे। तो इस वजह से जो है ना हमारा हाल यही है। ये बात बिल्कुल सही कही है इन्होंने और पते की बात कही है। मतलब यकीन मानिए कि ईगो की लड़ाई है वहां पर, और जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। बात सही है, यहाँ भी ईगो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसीज हैं, हमारा जो विजन है लीडरशिप का, वो देश के विकास के लिए होता है। और देखिए, भारत ने अगर आज ब्रिटेन को इकोनॉमी में पीछे छोड़ दिया है तो इसकी वजह है यहाँ की सरकारों द्वारा किए गए रिफॉर्म्स, उनकी बनाई गई नीतियां। क्योंकि अगर पॉलिसीज को अच्छी तरह से समझकर, पढ़कर, भविष्य देखकर बनाया जाता है तो उसका असर दिखता है। तो अगर इसे ठीक ढंग से समझकर, पढ़कर डिजाइन नहीं किया जाता हमारी पॉलिसीज को, तो आज भारत की जो इकॉनमी है, ऐसी इकॉनमी है जो हम नंबर 5 पे पहुंच गए हैं, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है, ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर जाएं और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 नाम की ऑडियो बुक जरूर सुनें। यह सुनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि सिर्फ 30-31 साल पहले किस तरह देश से छुपाकर देश का सोना बेचना पड़ा था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि खजाना हमारा खाली था, इकोनॉमी चरमरा गई थी। लेकिन 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, और आज उन्हीं रिफॉर्म्स की बदौलत भारत दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में शामिल हुआ है।
कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सबसे बड़ी बात मेड इन इंडिया है। यहाँ आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी। डीडी रिएक्ट के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपए में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। तो मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि मेरी बात मानिए और इस ऑडियो बुक को जरूर सुनिए, क्योंकि इससे आपको भारत की ताकत का अंदाजा लगेगा, भारत की लीडरशिप का अंदाजा लगेगा। और यहां पर किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे मैं भारत पर राज करने वाली हर पार्टी की बात कर रहा हूं, जिनके विजन, जिनकी पॉलिसीज, जिनकी वजह से, जिन्हें हम फॉलो करते आ रहे हैं आज तक, उनकी वजह से आज भारत एक इकोनॉमी की सुपर पावर बनने की राह पर पहुंच गया है। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। और इन्होंने ये जो बात की है कि हमारी अभी सोच इधर ही है कि कौन वाघा बॉर्डर पर टांग ऊंची उठाता है, शायद जो टांग ऊंची उठाता है वो ही शायद ज़्यादा ताकतवर है, जबकि टांग उठाने से कुछ भी नहीं होता। और सेकेंडली ये भी मैं आपको बताता चलूँ, अब तो ऐसा माहौल है कि जो इस तरीके से कोई बात करता है, लाइक अभी मैं ये कंटेंट कर रहा हूँ, वीडियो कर रहा हूँ, इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की यूथ को बताया जाए कि अगर इंडिया तरक्की कर सकता है हम भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कंटेंट बनाने वाले को भी अक्सर यही कहा जाता है कि ये शायद इंडिया से फंडिंग है या इस तरीके से। नहीं है वो, एक तो एक मतलब आजकल दौर इस चीज़ का है, तो मतलब एक अवेयरनेस स्प्रेड करने का बेहतरीन तरीका यही है। दूसरा ये कि मतलब हर किसी को चाहिए कि उसको अपने मुल्क के बारे में पता हो, और स्पेशली अगर कंपटीशन तो होता ही नेबर से है। तो देखो हमारे पास मतलब जब इंडिया जिस तरह के कंपटीशन कह लें या एग्जाम्पल कह लें कि यार देखो उसने अच्छा किया हम भी कर सकते हैं। हाँ देखो, जिस तरह कि आपने एग्जांपल दिया कि मतलब बहुत सारे मुल्कों के बीच जो है वर्ल्ड वॉर लड़ी हुए हैं, लेकिन आज जो एक इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एक दूसरे को आगे सपोर्ट कर। अभी देखो जो अभी मतलब जो वॉर ट्रेड चल रहा है चाइना और अमेरिका के, मतलब कुछ प्लेटफॉर्म में तो वो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ वो जो है ना अपने ट्रेड को जो है बरकरार रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? क्योंकि उसको पता है इंडिया और चाइना का भी बड़ा वार चलता है, मतलब ये है कि अभी अभी हुआ था, लेकिन अभी वो एग्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन हम तो माशाल्लाह ईमान का जज्बा भी है, और हम तो इंडिया तो हमारा दुश्मन है, जो हमें तकरीबन ये तो 5th क्लास के एक पॉक स्टडी में भी मेंशन है कि भारत हमारे दुश्मन है। तो असल में वो एक हमारे अंदर जो है ना एक एक एंटागोनिज्म बग़ैर किसी वजह से, मतलब हम अगर 1965 में हमारी लड़ाई हुई है, 1971 में हुए हैं, हाँ तो हमें उससे क्या लेना देना है? क्या फ़ायदा हुआ? और फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मतलब अगर हम इसके साथ ट्रेड शुरू करें तो अभी ये तकरीबन 5 नंबर पे आया हुआ है। तो मतलब ये अभी देखो ना, हाँ तो ज़रूर करेंगे, लेकिन दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, वरना बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मोहतशमा सर। क्या करते हैं? मैं जी BS सोशल वर्क कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं BS इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, ठीक है, आपसे भी बात करेंगे। अच्छा, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि आज की जो न्यूज़ है उसके मुताबिक इंडिया दुनिया की 5वें नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी बन चुका है, और पाकिस्तान की अगर बात की जाए हमारी इकॉनमी दिन ब दिन नीचे आ रही है, सबको पता है। क्या वजह समझते हैं कि इंडिया दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमीज़ में आ चुका है और आने वाले टाइम में कहा यह जा रहा है कि टॉप 3 में भी आ सकता है? सर इसकी जो बहुत बड़ी वजह है ना, ये देखें कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, आए रोज़ हमारा वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो जाता है। एक ग्रुप बना हुआ है, प्रेशर ग्रुप्स बने हुए हैं जो है ना अपने मफाद के लिए, ज़ाती मफाद के लिए, मुल्क का मफाद जो है ना उसे दाव पे लगाते हैं। और उसके बरक्स अगर इंडिया को देखें तो उनकी इकानमी इसलिए बेहतर है कि उनमें पाकिस्तान की निस्बत जो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर हम अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोज देखें तो वो उनकी हमारे से बेहतर है। उसके बाद अगर पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान जैसा कि हम सबको पता है कि एक एग्रीकल्चर लैंड रखता है, बहुत वसी और रेज रकबे पर काश्तकारी होती है, लेकिन जो है ना उसके बरक्स हम उसे इतना हम एग्रीकल्चर लैंड हैं तो भी हम गंदम तो बाहर से ही खरीदते हैं। बिल्कुल सर, वही है ना, जो हमारी पॉलिसीज़ नहीं है। इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं हमने जो एक ख़ास एग्रीकल्चर पे जो है ना रिसर्चेज करते हैं, लेकिन वो कागजी कार्रवाई है। रिसर्चेज जो है ना सिर्फ पेपर वर्क है और उसके आगे कुछ भी नहीं है। इंडिया की पॉलिसीज़ की बात की जाए, एक तो आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की, इसके अलावा और क्या ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से वो उनकी इकॉनमी स्ट्रांग हो रही है? आखिर हमें भी उनसे देखने की ज़रूरत है, अगर हम उनसे देख के सीखेंगे हमारी भी इकॉनमी बेहतर होगी। सर देखें ना, वो जो दूसरे ममालिक के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वो इंडिया में काम कर रहे हैं, उनका IT का शोबा बेहतर है, बहुत बेहतर है हमसे। उसके अलावा जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो है, अगर हम एजुकेशन पे बात करें,
ग्राउंड लेवल से बात करें तो उनका एजुकेशनल जो सिस्टम है ना बहुत बहुत आला। मैं पिछले दिनों आर्टिकल पढ़ रहा था दिल्ली स्कूल्स का, जो गवर्नमेंट के उनके पब्लिक स्कूल्स हैं, उनका म्यार और हमारे इधर जो प्राइवेट सेक्टर्स के बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं उनका म्यार अगर कंपेयर करें तो शायद उनका पलड़ा भारी हो जाए। चीज़ बड़ी मैटर करती है। देखें, एजुकेशन जिस कंट्री की बेहतर होगी वो दूसरे तमाम सेक्टर्स में डेफिनेटली ग्रो करेगा, क्योंकि एजुकेशन बेहतर होगी तो ही कोई इंजीनियर जाके इंजीनियरिंग की फील्ड में अच्छा काम करेगा, एजुकेशन बेहतर होगी कोई डॉक्टर जाके मेडिकल की फील्ड में अच्छा काम करेगा, ऐसे ही फर्दर। आप इसी हवाले से कुछ बोलना चाहेंगे? क्या वजह है कि उनकी इकॉनमी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, हम लोग नीचे आते जा रहे हैं? कहीं आप ये तो नहीं कहेंगे कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है? नहीं नहीं, उनकी इकानमी इस वजह से बेहतर हो रही है कि वो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करते हैं। हमने तो मोटरवे सी पैक जो वो भी है दी हुई है, दूसरे डैम के लिए भी टैक्स? डैम के लिए भी टैक्स नहीं हो रहा हमारे। इसके अलावा और कोई रीज़न? इसके अलावा बस यही है, टैक्स वगैरह, और जो करप्शन है हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि छोटे अमले से बड़े, बड़े से छोटे तक होती करप्शन होती आ रही है। अगर कोई भी फंड मिलता है तो उससे करप्शन ही होती आ रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महमूद अहमद। क्या करते हैं? मैं सर पंजाब यूनिवर्सिटी में सोशल डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। सोशल वर्क डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया की इकानमी इस टाइम दुनिया के 5-6 नंबर पे पावरफुल इकानमी बन चुकी है। ठीक है, अगर कुछ साल पहले देखा जाए तो वो टॉप 10 में भी नहीं थी आती, आज टॉप 5 में आ रही है, और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में वो टॉप 3 पे भी आ सकती है। पाकिस्तान की इकानमी की बात की जाए तो दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है, आई थिंक 48 नंबर पर है। क्या वजह समझते हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी है ना, उसकी मेन रीज़न ये है ना कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की जो है ना बहुत कमी है। दूसरे नंबर पे ये है कि हमारे जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस चीज़ को उजागर भी नहीं करती और इस चीज़ पे गौर व फिक्र भी नहीं करती ज़्यादा। इंडिया की बात की जाए, ठीक है, आपने ये बोला पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं, इंडिया की क्या ऐसा प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है? इंडिया का प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आती है ना वो अपने 5 साल टेन्योर पूरा करके जाती है। यहाँ पे आप देख लें किसी भी जो भी आया वज़ीर आज़म उसने 5 साल नहीं किया पूरा, कोई 2 साल करता है, कोई 3 साल करता है, उसके बाद मतलब नॉन पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट आके जो है ना मतलब ये है कि अपना हम टाइम जो टेन्योर है उसका हुकूमत का वो पूरा नहीं कर पाते। इसके अलावा कोई और रीज़न अगर आप समझते हैं? अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, क्योंकि इकॉनमी जो, देखिए ऐसा नहीं है, अभी कुछ टाइम से बहुत स्टेबल गवर्नमेंट्स चल रही हैं, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट्स भी चली हैं, साझा सरकारों में कई बार सरकारें गिरी हैं, मतलब वाजपेयी जी की सरकार गिरी और भी कई सरकारें गिरी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ हर बार ही जो पीएम बना या जो सरकार बनी वो 5 साल तक चली, ऐसा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ भी सरकारें गिरी हैं, लेकिन हाँ, पाकिस्तान की तरह यहाँ मार्शल लॉ नहीं लगे, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात कि जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं, वो सरकार गिरने उठने और तमाम मारामारी छीना झपटी, इसके बावजूद भी पॉलिसीज पर काम होता रहा। पॉलिसीज को हमने छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि एक सरकार आती है और दूसरी पॉलिसीज एकदम से स्क्रैप कर देती है, नहीं, उसमें कुछ चीजें सुधार होती हैं, या बंद भी करना होता है तो उसके बदले कुछ नया लेकर आती है तभी बंद करती है। तो कुल जमा यह है कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ पॉलिसीज के लिए लेवल पे की जाती हैं जिससे आम आवाम को फायदा हो, आम जनता को फायदा हो, लोगों को और ज्यादा सहूलियतें मिले। तो ये बड़ा फर्क है पाकिस्तान की सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में और भारत की मजबूत डेमोक्रेसी में। है वो उसका बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है फॉरेन पॉलिसीज़ पे। जब आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, आपके ट्रेड कैसे हैं, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में क्या फ़र्क है? सर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, एक तो वो आज़ादाना है पूरा मुल्क की, मतलब कि वो कर्ज नहीं लेते। ठीक है, ये बहुत मेन रीज़न है कि वो कर्ज नहीं लेते, इसी वजह से वो अपने जो फैसले हैं वो खुद कर सकते हैं। हमने यहाँ इतना कर्ज लिया हुआ है कि हम मतलब कि एक बच्चा छोटा बच्चा भी जो है ना वो भी कर्ज में जो है ना गिरा हुआ है, और हम खुद इसलिए हम जो है ना अपने फैसले खुद नहीं ले सकते। ठीक है, ये बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। पाकिस्तान की बात की जाए, क्या ऐसे वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है? और इंडिया की बात की जाए, ऐसे क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं कि उनकी इकॉनमी दिन ब दिन बेहतर जा रही है? अगर पिछले कुछ साल पहले 8-10 साल पहले की बात की जाए तो वो टॉप 10 में भी नहीं थे आते, आज टॉप 5 में आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है टॉप 3 में भी आ सकते हैं। कि जो इकॉनमी स्टेबल है या दुनिया में वर्ल्ड टॉप 5 में जो एग्जिस्ट कर रही है, वो उसका मेन इशू ही है कि वो आईटी की
आईटी को इन लोगों ने बहुत प्रमोट किया है, बहुत इन लोगों ने इंपॉर्टेंस दी हुई है और इन्वेंशन इन पे की हुई है। और मेन चीज़ इनका वो जो इनकम वगैरह है, सोर्स ऑफ इनकम वो आईटी से है, तो आईटी ठीक से है। है तो अच्छा, अगर बात की जाए इकॉनमी की तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी फॉरेन पॉलिसी। ज़ाहिर बात है, जैसे आपके ताल्लुकात दूसरे कंट्री से होंगे, ट्रेड होगी तो ही आपकी इकॉनमी बिल्ड करेगी। तो बताएं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है और पाकिस्तान की कैसी है? फॉरेन पॉलिसी तो पाकिस्तान की बात की जाए तो क्योंकि हम लोगों के अपने हमसाया मुल्क के, हम लोग उनके साथ अच्छे रिलेशन हमारे नहीं रहे, तो मेन चीज़ ये हम लोगों की वीकनेसेस है। लेकिन इंडिया की बात करें, इंडिया मतलब उसके जो फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करें, उनके बहुत स्टेबल है वो। क्या वजह है? ऐसी कौन सी पॉलिसी, कौन से ऐसे उन्होंने अपने रूल सेट किए हैं जिसकी वजह से वो स्टेबल है? हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है या नहीं? हम लोगों को उनसे दे के कुछ बिल्कुल बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी उस पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि अभी जो इकॉनमी सफ़र कर रही है तो ये नेचुरल फ्लड्स की वजह से सही है। ये जो फ्लड्स आए थे, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें से वीकनेसेस तो आती है, लेकिन पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इसके अलावा फ्लड है और बहुत से मसाइल हैं। हमने बहुत ज़्यादा कर्ज देना है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आईएमएफ से मतलब जो अभी हम लोगों की जो न्यू डील हुई है, शायद में भी ये थोड़ी भी स्टेबिलिटी लाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की राय और पाकिस्तान की जो जनरल पब्लिक है उनकी राय आप तक पहुंचा सकूं। अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये समझता हूं, ना तो पॉपुलेशन मैटर करती है और ना ही इस तरह की कोई दूसरी चीज़ मैटर करती है किसी कंट्री की इकॉनमी को ग्रोथ करने में। अगर मैटर करती है तो वहाँ के लोगों की सिंसेरिटी अपनी कंट्री के साथ। सेकेंडली, अगर मैटर करती है तो पोलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर मैटर करती है तो वहाँ के लोगों में कितनी अवेयरनेस है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। पाकिस्तान की बात की जाए, नो डाउट पाकिस्तान की इकॉनमी डे बाय डे फॉल कर रही है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर लोगों को अपने असल इश्यूज़ का, हमें अपने असल इश्यूज़ का नहीं पता। जबकि अगर इंडिया की बात की जाए तो वो काफ़ी हद तक अपने ट्रैक पर चढ़ चुके हैं, इसलिए उनके लिए आसान है कि वो अपनी इकॉनमी को बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। देखिए, शोएब भाई ने जो बात कही वो बात बिल्कुल सही कही है। मैं इनसे अग्री करता हूँ कि भाई किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्लस आपका जो रहन सहन है, इंफ्रा है, इनमें आप कितना बढ़ा रहे हो, कितना इजाफा कर रहे हो। अब देखिए, बात चली है कर्ज की, तो ये बात सही है कि इंडिया ने आईएमएफ से कर्ज एक बार लिया था और दोबारा चुकाया, उसके बाद कभी लिया नहीं। इस वक्त पाकिस्तान की अगर मैं बात कहूँ तो पाकिस्तान सबसे बड़ा कर्जदार है आईएमएफ का। 5,700 या 5,000 प्लस करोड़ रुपए से भी, अरब रुपए से भी ऊपर जो है उसके ऊपर कर्जा है। आप सोचिए कि ये कर्जा कैसे चुकेगा। एक भाई साहब ने बात कही कि बच्चे बच्चे पर कर्जा है, तो मैं इसका भी एक डेटा आपको देता चलूं। पाकिस्तान में हर किसी पर, मतलब वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, हर किसी पर करीब 2.5 लाख रुपए का कर्जा हो चुका है। अब आप सोचिए कि मिला लीजिए कि कितना बड़ा कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आईएमएफ से आप कर्ज लेकर आप सोच रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, कुछ स्टेबल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये फॉर द टाइम बिंग हो सकता है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, शायद टोटल जो है वो 6 बिलियन प्लस का कुछ है, उसमें से एक हिस्सा शायद 1.3 या 1.5 जो भी है वो आपको शायद सैंक्शन हुआ है, लेकिन है तो ये कर्ज ही। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके देश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। सब्जियां तो खैर अभी फ्लड की वजह से है, लेकिन महंगाई की बढ़ने की बड़ी वजह जो है वो कर्जा है। बिजली के टैरिफों, गैस के टैरिफों, ये सब बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके हैं, तो ये और भी ज्यादा बढ़ेंगे। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो कर्जा है। तो जब तक आप कर्ज के जाल में फंसे रहेंगे, आपका निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और कर्ज का जाल ये इस तरह उलझ चुका है कि जैसे पुराने जमाने में होते थे, साहूकार के जाल में एक बार कोई फंस गया तो वो उसकी जान लेकर नहीं छोड़ता था साहूकार। तो इस समय साहूकार आईएमएफ है और गरीब मजदूर जो हैं वो आप हैं, और आप फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह से। खैर, आगे क्या होगा पता नहीं। दूसरी बार आते हैं, अब मतलब आगे बढ़ते हैं और आते हैं भारत के ऊपर। ये बात सही है कि भारत की पॉलिसीज बहुत अच्छी बनाई गई हैं। अगर बहुत अच्छी नहीं है तो ऐसी बनाई गई हैं जिनसे फायदा हो, और हर बार कुछ ना कुछ इसमें एड ऑन हुआ है। वो चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मामला हो या इन्वेस्टर लेके आना हो, उनका भरोसा जीतना हो, बहुत सारी चीजें हैं।
अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि अभी कुछ साल पहले यहाँ पर मतलब मुझे लगता है अभी हाल ही में, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2-4 साल बीते होंगे, अमेजॉन कंपनी जो है उसके मालिक जेफ बेजोस हैं, वो आए थे शायद इंडिया में या कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा था, उनकी बातें मुझे याद आ रही हैं। तो उन्होंने बताया था कि क्यों जो ये 21वीं सदी है वो इंडिया की होने वाली है। और आपको तो पता है कि अमेजन दुनिया के बड़ी कंपनियों में से एक है, सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो उन्होंने जो एक बात कही थी उसको सुनिए और समझिए कि क्यों कहा था। I predict that the 21st century is going to be the Indian century. The dynamism, the energy, everywhere I go here, I meet people who are interested in self-improvement, in growth. This country has something special, and it's a democracy. This is going to be the Indian century. And I'll make one more prediction for you. In this 21st century, the most important alliance is going to be the alliance between India and the United States. The world's oldest democracy and the world's largest democracy. सुना आपने? इसके पीछे की वजह है कि भारतीयों ने अपने देश को डेवलप करने के लिए काम किया। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि 90s तक, 1990 तक बहुत हालत खराब थी, सोना बेचने तक की नौबत आ गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पॉलिसीज बदली गई, बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, बाजार को खोला गया। हमने ये समझ लिया कि भाई ग्लोबल बाजार बन चुका है पूरी दुनिया, अगर हम इसमें कदम से कदम वक्त के साथ नहीं मिलाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर हमने उस वक्त ऐसा नहीं किया होता तो हमारी हालत आज पाकिस्तान की तरह होती। तो उस समय के किए गए रिफॉर्म्स और उन रिफॉर्म्स में आगे आने वाली सरकारों ने चीजें ऐड करी, जो प्रॉब्लम्स दिखी उन प्रॉब्लम्स को दूर किया। नतीजा, आज इंडिया दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो गया है। तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है हम सबके लिए। एज ए इंडियन मैं इसे बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि यस, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। और आने वाले वक्त में और ये अचीवमेंट और ज्यादा बड़ी हो जाएगी जब हम टॉप 3 में शामिल हो जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऐसा होकर रहेगा, क्योंकि 21वीं सदी हमारी है। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि बात इकोनॉमी की हो रही है और कैसे हम आज टॉप 5th इकोनॉमी बने हैं दुनिया की। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, फिर से याद दिला दूं कि आप जाइए कुकू FM पर और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 नाम की ऑडियो बुक को जरूर सुनिए। इससे आपको पता चलेगा कि आज भारत जिस मुकाम पर है वो क्यों पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, क्या क्या चीजें की गई हैं, कैसी पॉलिसीज बनाई गई हैं। और हाँ, याद रखिए कि मेरा जो कोड है DDR50 का, उसका इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि इससे आपको 50% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो भूलिएगा मत, जाइए। और साथ ही जो इसका लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही ये जो ऑफर है वो पहले 250 यूजर्स के लिए ही है। तो जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।